औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रीजन्स। अभी जितने भी रीजन्स हैं ना, अभी यहाँ पे तो एनाटॉमिकली आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ना डिटेल में थोड़ा पढ़ाया ताकि एक तो मेरी खुद की भी रिवीजन है और ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि कौन से कॉर्टेक्स है और कौन से जो एनाटॉमिकल चीज़ें हैं उनका कौन क्या क्या फंक्शंस है, और अगर उनकी लीजन्स हो जाए और अगर हमारे पास उस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करे तो, या फिर आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाए तो आपको आइडिया हो। तो अगर इसके बॉर्डर्स देखे जाएँ, जैसे ये पैरेटल लोब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्लेस करेंगी, ये आपका पैरेटल का हो गया, ये आपका टेम्पोरल का हो गया ऐसे, और ये आपका फ्रंटल पैरेटल। अब ये चार आपके लोब्स हैं ना, एक फ्रंटल है, एक पैरेटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है। ठीक है, चार लोब्स हैं। फ्रंटल क्या है, ये बिल्कुल आगे की तरफ होता है, यानी कि फ्रंट। अब इसी के अंदर आपके मैक्सिमम फंक्शंस होते हैं। फ्रंटल आपकी मूवमेंट, पर्सनालिटी, स्पीच प्रोडक्शंस और इन चीज़ों को कवर अप कर रहा होता है। आगे की तरफ है ना, तो आपकी मूवमेंट है। सबसे पहले अगर आप गिरते हैं ना, मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑफ फॉल की है ना, तो अगर आगे की तरफ गिरते हैं तो सबसे पहले आपकी जो चीज़ डैमेज होती है वो मूवमेंट होती है। ठीक है, और मूवमेंट या स्पीच प्रोडक्शन होती है आपकी। पैरेटल है वो मिड के अंदर है, तो ऐसे समझ लें कि मिड के अंदर आपके ऐसे स्पाइनल कॉर्ड आपकी मिड की तरफ जा रही है, तो ऐसे समझ लें सेंसेशन और बॉडी अवेयरनेस। ठीक है, टेम्परल साइड पे है तो वहाँ पे आपके जो है वो एयर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लें वो आपकी हेयरिंग के लिए, मतलब मोटे मोटे जो से पॉइंट है वो बता रहा हूँ। आइज़ आपके सामने होती हैं, तो बिल्कुल इसके पीछे जो है वो आपकी विजुअल जा रही होती है, तो विजन के लिए आपका ऑक्सीपिटल होता है। अब इसको मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे पढ़ाया हुआ है ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और जल्दी जल्दी से पढ़ भी लें। फ्रंटल लोब जो सा होता है वो आपका एक मेन लोब है, जिसके अंदर आप इसको हम एग्जीक्यूटिव मोटर बॉस भी कहते हैं, ताकि जो है वो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मैक्सिमम ऑफ हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस है वो यही परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसका सबसे पहले जो से पार्ट है, जो सब पहला कॉर्टेक्स है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सा होता है वो सबसे फ्रंट वाला जो सा होता है वो एरिया होता है, बिल्कुल आगे की तरफ होता है। आपको इमेज में भी नेक्स्ट में दिखा दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसके फंक्शन लिखे हैं कि जजिंग, प्लानिंग, पर्सनैलिटी, सोशल बिहेवियर एंड इम्पल्स कंट्रोल। अब इसके ये फंक्शंस होते हैं कि आपके जज करना, प्लानिंग, पर्सनैलिटी। अगर फॉर एग्जांपल बेसिकली इन फंक्शंस को अगर मैं इसका एक वो बता दूं कि कंक्लूजन बता दूं, तो ये है कि आपकी जो ये डिसीजंस हैं उनको फ़िल्टर आउट कर रहा होता है। यानी कि आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको फ़िल्टर आउट कर रहा होता है कि आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन में आपने किस तरीके से बिहेव करना, किस तरीके से बिहेव नहीं करना। बिल्कुल आपके जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। और अगर इसकी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो जजमेंट की सलाहियत है, आपकी पर्सनैलिटी की सलाहियत है, या सोशल बिहेवियर, बोलना आपने कैसे है, डिसीजन कैसे लेना, क्या वो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से इसके अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस आ सकते हैं, एंगर इशू आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्सनैलिटी बिहेवियर्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इम्पल्स कंट्रोल भी कर रहा होता है, इम्पल्सिवनेस हो सकता है, सोशल इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर सकता है। किसी का भी अगर आप देखें कि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, या उसकी पर्सनैलिटी चेंजेस आ रही हैं, या उसको गुस्सा, इम्पल्सिवनेस है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लीजन्स हो सकती है, डैमेज हो सकता है। लेकिन वैसे तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू द टॉपिक अगर हम रहें तो इसके अंदर यही हम इश्यूज़ दे सकते हैं। प्री मोटर कॉर्टेक्स है, ये आपकी मूवमेंट को जो है वो प्लान कर रहा होता है। क्या करता है? आपकी मूवमेंट को प्लान कर रहा होता है। और बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब करने से पहले आपने गिलास उठाना है। गिलास उठाने से पहले, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक गिलास पड़ा है, आपने इस गिलास को उठाना है। इस गिलास की प्लानिंग जो सी आप कर रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ से उठाना है, इस गिलास की प्लानिंग से पहले जो आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स है, वो एग्जीक्यूट करेगा कि आपने कौन कौन से मसल्स, कौन सा हाथ, किस तरीके से फिंगर्स, क्या क्या चीज़ें, पूरा एक सीक्वेंस बनाएगा। क्या करेगा? पूरा एक सीक्वेंस बनाएगा, और फिर जाके आपको ये वो प्लान करके फिर आगे सिग्नल देगा, यानी कि आगे की तरफ करेगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को। फिर उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, मतलब फिर जाके आपको सिग्नल मिलेंगे कि आपने इस तरीके से उठाना है। तो मूवमेंट की जो प्लानिंग है, जो आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स है ना, बेसिकली ये आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बिल्कुल आगे होता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बिल्कुल आगे की तरफ पड़ा होता है। पहले ये प्लान करता है, फिर सिग्नल देता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी अगर लीजन हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि आप प्लान कर सकेंगे कि आपने ग्लास किस किस तरीके से बिल्कुल ठीक उठाना है। तो मूवमेंट इसके अंदर आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है अगर डैमेज हो जाए तो। और इसी की वजह से आपकी जो प्लानिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। आप सही तरीके से उस चीज़ को पिक नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को नहीं उठा सकते, शायद आपसे वो चीज़ गिर भी जाती है। ठीक है, फिर उसके आगे बिल्कुल उसके पीछे जो पड़ा होता है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या काम कर रहा होता है? ये आपका बेसिकली प्रीसेंट्रल गायरस होता है, और ये आपकी प्रीसेंट्रल
गैरेज। अब ये आपकी वॉलंटरी मूवमेंट की फाइनल कमांड को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि आपने वो गिलास उठाना है, अब उसकी फाइनल सिग्नल ये देता है स्पाइनल कॉर्ड को कि किस तरीके से आपने ये पिक करना है। ठीक है, तो वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब यही है कि आपने खुद इस चीज़ का प्लान किया और खुद आप अपनी मर्जी से उस चीज़ को उठा रहे हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट की जो फाइनल सिग्नल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और सिग्नल किसको देता है आखिर में, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है ना, तो बॉडी का जो मैप बना होता है ना, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो आपके फेस और हैंड का होता है, क्योंकि इन चीज़ों से जो मूवमेंट है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपकी हैंड की होती है और आपकी फेस की होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे फेस की मूवमेंट ज़्यादा है ना, ठीक है ना, तो फाइन मूवमेंट की वजह से आपका जो एरिया होता है फेस और हैंड का वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो हमारा जो कंट्रोल होता है, हमारा जो ब्रेन का जो कंट्रोल होता है, इसी तरीके से जो आपका राइट ब्रेन होता है उसको कौन को जो राइट ब्रेन है वो आपको किसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेफ्ट बॉडी को। और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा होता है राइट बॉडी को। यानी कि दोनों जो होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारा प्राइमरी कॉर्टेक्स के अंदर, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जो प्रेसेंटल गायरस इसके अंदर अगर डैमेज हो जाए तो उसके हमें अपर मोटर न्यूरॉन के जो है वो साइंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका स्पास्टिसिटी आ जाता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया आ सकता है, बेबिन्स के साइंस जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है। क्यों, आपकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, फेस प्लस हैंड। और हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया होता है ना वो इन्होंने किया होता है, फेस और हैंड ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मूवमेंट इन्हीं दोनों चीज़ों की करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रंटल फ्रंटल आई फील्ड। अच्छा, फ्रंटल आई फील्ड जो सा होता है उसकी फंक्शन ये होती है कि आइज़ को जो है ना वो अपोजिट साइड पे मूव कर रहा होता है। यानी कि राइट फ्रंटल आई फील्ड है तो वो उसको कहाँ पे मूव करेगा, जो आइज़ हैं वो कहाँ देखेंगी, उसकी अपोजिट साइड पे। राइट है तो वो अपोजिट साइड कहाँ पे देखेगी, लेफ़्ट की साइड पे देखेगी। अगर राइट आई की फील्ड है ना तो वो अपोजिट साइड मतलब लेफ़्ट की तरफ देखेगी, अगर लेफ़्ट की है तो वो राइट की तरफ देखेगी। ठीक है, और अगर अगर अब देखें ना, नॉर्मली तो ये अपोजिट साइड पे मूव कर रही है ना, लेकिन अगर लीजन हो जाए तो वो उसी साइड पे ही मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर लेफ्ट साइड की लीजन है तो वो फिर लेफ्ट साइड पे ही मूव करेगी, राइट साइड पे मूव नहीं करेगी, अपोजिट साइड पे मूव नहीं करेगी। ये क्या है, फ्रंटल आई फील्ड। ये सारी चीज़ें अभी फ्रंटल की आ रही हैं, ये याद रखना। फिर आ जाती है बोरका एरिया, ब्रोका एरिया, और ये मैं मैक्सिमम इसको बोरसा एरिया बोलता हूँ, लेकिन ये है ब्रोका एरिया, जिसे हम डोमिनेंट हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, या जो आपका यूजुअली लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ा होता है, इसको हम बेसिकली डोमिनेंट हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो काम होता है बेसिकली आपका स्पीच प्रोडक्शन का होता है, यानी कि आपकी अब जो मैं जिस तरह बोल रहा हूँ तो इसको जितना भी कंट्रोल है, जो हमारी मोटर स्पीच है इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ब्रोका एरिया कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर आपका ये डैमेज हो जाए तो मैं इसी तरीके से बोल नहीं पाऊँगा, इसको कहते हैं एफेक्सिया। यानी कि अगर ये डैमेज हो जाए तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा, यानी कि अगर मैं जैसे जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि अगर वो एक है ना कि वाटर गिव मी, ठीक है ना, रनिंग ऑन द वाटर, ठीक है ना, वॉकिंग ऑन द स्लाइड्स, यानी कि कुछ भी बोलना, कुछ समझ ना आना, उसको कहते हैं कि आपको जोन सा है वो क्या हो गया, आपको एफेक्सिया हो गया। यानी कि आप बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं एक चीज़ को, कि आप चल रहे हैं एक चीज़ पे, आप उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको बोल नहीं सकते। आपकी जो स्पीच है वो क्या हो सकती है, टूट सकती है, आप सही तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आपको क्या हो सकती है, ब्रोका एफेक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट बुक आ जाता है प्राइटल लोब। अब प्राइटल लोब के अंदर जो है प्राइटल लोब जो होता है उसके अंदर पहला चीज़ आता है। अब प्राइटल लोब आपका क्या कर रहा होता है, सेंसरी, मैंने आपको बिल्कुल बताया कि मिड के अंदर है तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को आप के लिए रख लें। इसमें आ जाता है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अभी इसमें इमेज में भी आपको नजर आया होगा। फंक्शन क्या है, पेन, टच, टेम्परेचर, सेंसेशन। मैंने अभी आपको बताया कि मिड एरिया है, दरमियान के अंदर आपका पैरेटल लोब पड़ा होता है, जहाँ से आपकी ब्रेन जो है वो डिवीजन आपको भी शो हो रही होती है, लाइनिंग्स। तो आपका टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, पोजीशन, जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी सेंसेशंस को रिसीव कर रहा होता है। जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो सेंसेशन है उनको क्या कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये डैमेज हो जाए तो उस साइड में क्या होता है, आपकी जो अपोजिट साइड की जो सेंसेशन है, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट की सेंसेशन लॉस हो जाएगी। इसी का पेरिटल का जो सा होता है वो सेकंड पार्ट जो सा होता है वो क्या है, आपका सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, बिल्कुल उसके साथ लिखा हुआ है। इसके अंदर आपका क्या है कि सेंसेशन के जो मीनिंग है उनको कंट्रोल आउट कर रहा होता है, उसको चीज़ को समझ रहा होता है। यानी कि अगर आपकी सेंसेशन है हो रही है तो उसको समझता है कि कैसी सेंसेशन है। यानी कि आपने पॉकेट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने जैकेट है, आपने उस जैकेट की पॉकेट के अंदर जो सा है वो की रखी है।
अब आपने फॉर एग्जांपल उसको हैंड से सेंस किया, मतलब आप गेट पे पहुंचे और आपने अगर सेंस किया कि मेरी जेब के अंदर की है, तो इट मीन्स आपका जो सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वो क्या है, एक्टिव हो जाता है। मतलब उससे आपको सिर्फ सेंसेशन से आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी जेब के अंदर की है। मतलब आप हाथ लगाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यार की है, यानी कि आपको अंदर हाथ डालने की और निकालने की ज़रूरत नहीं होती, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको हाथ लगाने से, पैंट की जेब में हाथ लगाने से आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरे पॉकेट के अंदर उस जेब में जो है वो की पड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए तो मुझे बताएं, सेंसेशन होगी, आपको आइडिया होगा नहीं होगा ना? तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजेनोसिस, यानी कि आप चीज़ को हाथ जो से सेंसेशन, थ्रू सेंसेशन आप चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी जेब में पड़ी है या नहीं पड़ी, ठीक है ना? और आप अगर उसको निकाल के देख भी लें तो आप उसको सही तरीके से पहचान ही नहीं पाते, यानी कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक तो बात थी ना कि सेंसेशन में सेंस करके, लेकिन आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये चीज़ आइदर की है या नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वो आ जाता है आपका टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब जो है वो आपका, मैंने आपको बताया था, कानों वाली साइड से है, तो साइड्स पे है, तो आपका किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयरिंग के लिए, ठीक है। हेयरिंग के अलावा आपकी मेमोरी प्लस लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें। इसमें पहले मिलाया जाता है आपका ऑडिटरी, मैंने आपको बताया, रिसीव साउंड सिग्नल्स, तो दोनों कानों से जो सा वो इनपुट मिलता रहता है। फिर आ जाता है वर्निक एरिया जो आपका डोमिनेंट साइड होती है। अब इसके अंदर जो सा होता है वो आपका, अगर फॉर एग्जांपल आपको बोलने के अंदर लैंग्वेज फंक्शन इसका क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशंस है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है वर्निक एरिया, तो आप जो है वो फ्रिक्वेंटली नहीं जो है वो बोल नहीं पाते, स्पीच आपकी मीनिंगलेस हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या बोलना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि कैन यू ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलेंगे, ग्लास ऑफ वाटर ब्रिंग कैन यू प्लीज़, मतलब इस तरीके से। या द बनाना इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, या यस यस द स्काई बनाना टेबल रन, मतलब इस तरीके से आप बोलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर जो लैंग्वेज की कम्प्रीहेंशंस होती हैं, यानी कि आप जो फ्लुएंटली जो है वो चीज़ है उस चीज़ को बोल तो सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्पीच है वो क्या हो जाती है, मीनिंगलेस होती है। ये टोटल क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, जो आपको मैंने बिल्कुल रिसेंट टॉपिक पढ़ाया था लिम्बिक सिस्टम का, जिसके अंदर आपका इमोशन और मेमोरी रखती है। उसके अंदर आपका हाइपोकैम्पस आ जाता है, एमिगडाला आ जाता है। तो हाइपोकैम्पस क्या कंट्रोल कर रहा था, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, आपकी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। और फेयर और इमोशन आपका कहाँ पे होता है, वो मैंने आपको जब पढ़ाया था कि अगर आपकी वो पेशेंट आपके पास एमिगडाला का जो आता है वो अगर वो लीजन्स हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो क्या होता है, उसे डर ही नहीं लग रहा होता बिल्कुल भी। तो एमिगडाला जो है वो फियर और इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और हाइपोकैम्पस आपकी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर डैमेज हो जाए तो आपको मेमोरी लॉस या इमोशनल डिस्टर्बेंस होना देखने को मिलती है। नेक्स्ट लास्ट में जो आ जाता है वो ऑक्सीपिटल लोब, बिल्कुल पीछे की तरफ पड़ा हो जाता है जो आपकी। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, रेटिना से जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको कंट्रोल करा होता है, जिसे हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। यानी कि आपका ये रेटिना है, तो रेटिना से आ जाता है आपके इमेज जो से वो आ जाती है आपके ऑप्टिक नर्व पे, ऑप्टिक नर्व से आ जाती है, शो करता है आपका विजुअल कॉर्टेक्स पे। और अगर आपका जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है वो अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से आपको कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। यानी कि कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस कि आपकी जो आइज़ हैं वो तो बिल्कुल ठीक होती हैं, जो आपकी आइज़ होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, बिल्कुल करेक्ट होती हैं, इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस नहीं कर रहा होता कि ये क्या है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बीमारी है कि अगर आपने किसी चीज़ को भूलना है ना तो फिर इसका आप सहारा ले सकते हैं। किसी का उधार वगैरह देना है ना तो आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का, कि भाई मैंने तो आपको पहचाना नहीं है, आपको मैंने कौन से पैसे देने, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है आपको कि ये जो विजुअल सेंटर है आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, इसके अंदर अगर आप डैमेज हो जाए तो आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे एक दफ़ा हम देख भी लेते हैं। देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं डिटेल में। खैर इतनी ख़ास भी डिटेल नहीं थी, क्योंकि अगर डिटेल में आने चाहिए तो ये आई थिंक वीडियो 1 आवर प्लस हो जाएगी। और एक MCQ यू वर्ल्ड का इसमें इसके ऊपर बना हुआ है, और मैं इनकी से भी पढ़ रहा था तो एक इमेज को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे पूरा ना। अब यहाँ पे देखें ये आपका बिल्कुल जो फ्रंटल आईलिड है आपका, ये पड़ा है, ये पूरा आपका जो है ना यहाँ से
ये आपका फ्रंटल। अब फ्रंटल के अंदर आपने 5 चीज़ों को डिस्कस किया था, राइट। एक पैरा था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपका सबसे बड़ा जो हिस्सा पड़ा ये है, ये ठीक है आपका क्या है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्लू। दूसरा हमने पढ़ा था प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स आपका ये पड़ा है, ये वाला प्री मोटर कॉर्टेक्स, ये जो आपको मैंने ब्लू में शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आ जाता है जनाब, इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, फिर थर्ड नंबर पे आपका मैंने पढ़ाया था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये आपका ये पीछे पड़ा, ये वाला, ये आपका आ गया ये। इसके आगे बिल्कुल मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट नंबर पे पहले ये पड़ा, पीछे नंबर पे ये, और ये सिग्नल ऐसे भेजता है यूँ प्रोसेस करके ना, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रंटल आईलिड, ये पड़ा है आपका, ये मैं ब्लू में शो कर देता हूँ, ये वाला, ये जो येलो येलो रीजन है ये आपका क्या है। अच्छा, उन्होंने ना इमेज ये जो कलर है कलरिंग से ही लिखा हुआ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह का, ठीक है। अच्छा, एरिया, ये ब्रोका एरिया ये पड़ा है आपका जनाब, ये वाला ऐसे करके ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये आपका टोटल 5 हिस्से आगे ना 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया फ्रंटल। अब आ जाता है पैरेटल लोब पे, ये बिल्कुल जो मिड के अंदर होता है आपका। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, और सेकंड नंबर पे हमने 2 चीज़ें, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी और सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन। इसको हम राइट से देख लेते हैं, ये है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी और सोमैटोसेंसरी, ये वाला, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है 2 चीज़ें। अब आ जाइए आपका टेम्परल लोब, ये वाला टेम्परल लोब को मैं ज़रा यहाँ पे, ये है आपका टेम्परल लोब, ये चीज़, और ये आपका पैरेटल लोब ऐसे था आपका, ये वाला। इसके अंदर आपकी 2 चीज़ें थी, एक ये और एक 2। अब टेम्परल के अंदर आपका पहले जाता है वर्निक्स एरिया, ये वाला 1 पॉइंट। सेकंड नंबर पे आपका ये लिम्बिक सिस्टम वाला, ठीक है, दूसरा पॉइंट। 2 चीज़ें आ गई, और ये तीसरी थी आपकी ये ऑडिटरी वाली, ये ऑक्सीपिटल लोब आपका लास्ट के अंदर आ गया, जिसके अंदर आपकी एक चीज़ आ जाती है, और ये आपका ये वाला एरिया है, इसके अंदर आप जाती है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, और ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स आपका आ जाता है टेम्परल के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने इसकी आपको डिटेल भी पढ़ा दी और यहाँ से भी थोड़ा बहुत दिखा दिया, तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेरेब्रल परफ्यूजन, यानी कि ब्रेन को जो ब्लड मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आपका ब्रेन होता है ना, वो 2% बॉडी वेट है। आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी में वेट में से सिर्फ 2% है, और उसके अंदर 20% आपकी जो ब्रेन है, जो 20% है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज़ करता है। आपका जो ब्रेन है वो क्या यूज़ करता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। इसलिए जो ब्लड है वो जो फ्लो है वो फ्लो रहना चाहिए, ताकि जो है वो लाइफ सेविंग रहे। अब सबसे पहले वो कहता है रिलीज ऑन टाइट रेगुलेशन। इसके अंदर जो मीन आर्टरी प्रेशर है वो 60 to 160 रहता है, फिर उसके बाद जाके जो है वो हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। इसके बाद वो ना इस चीज़ को उसने इस तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि आपका जो मेन कंट्रोलर है ना, जो मेन कंट्रोलर है बेसिकली वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल ज़्यादा है तो आपके वेसल जोन्स होते हैं, ब्रेन के वेसल जोन्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं। इसकी वजह से जो अब अगर ब्लड वेसल डायलेट करेंगे तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मॉडरेट परफ्यूजन सिवियर हाइपोक्सिया। अब वो कहता है मतलब ऑक्सीजन कम हुई तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाता है। आल्सो रिलाइज ऑन प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन मीन आर्टरी प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए जो वो कहता है ना सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, CPP, इसका फार्मूला ये होता है कि सेंट्रल सेरेब्रल परफ्यूजन इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसके अंदर वो ये कहता है कि आपको जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो होता है कि जब ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है ब्रेन तक, इसको कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। और इसके अंदर जो सा ICP का मतलब ये होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो किसी भी कंडीशन में, ट्यूमर हो जाए, इंट्राक्रैनियल ब्लीड के आपने मैक्सिमम पेशेंट देखे होंगे, या एडीमा हो जाए। अब इसके अंदर आपका ब्लड तो वैसे जमा हो जाना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड जो है तो वो लीक करना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होता है ना। और जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्रेन की जो परफ्यूजन है वो कम हो जाएगी या ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स कम होगी भाई। इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन इस्कीमिया, और इसके जो रिस्क हैं वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे।
क्यों? वो ब्रेन ब्लड वैसे ही जमा होना स्टार्ट हो रहा है। अब जब आपका आप मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इमरजेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर के पेशेंट आपके प्रेजेंट करते हैं, तो आपको उनका सबसे पहले सीटी करवाते हैं। जब सीटी करवाते हो तो आपको सामने से वाइट एरिया शो होना स्टार्ट हो जाता है। आपका फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऐसे आपके हेमिस्फीयर्स पड़े होते हैं ना, तो यहाँ आपको बड़ा सारा ब्लीड नजर आ रहा होता है। वो ब्लीड पड़ा होता है, उसकी वजह से आपको स्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि आपका जो सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर है, जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है, वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा होता है? आपका मीन आर्टरी प्रेशर पे। और मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर जो होता है, आर्टरी प्रेशर, ये आपका ब्लड प्रेशर होता है जो आपका ब्रेन तक जाता है। ठीक है ना, उसको हमने मैनेज करना होता है किससे? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका जो सा होता है वो आपका ब्रेन का होता है, और जो कि अगर ट्यूमर या ब्लीड हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसकी वजह से परफ्यूजन कम हो जाती है। ठीक है, आगे कुशन रिफ्लेक्स है, इसके अंदर वो आपने ट्रायड पढ़ा होगा, जो लेट साइंस होते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर के, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो लेट साइन है ना, वो आपका कुशिंग रिफ्लेक्स है। ये आपने ऑलमोस्ट हर जगह पे पढ़ा होगा, यानी कि हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया और इरेगुलर ब्रीदिंग। हाइपरटेंशन क्या है कि ब्रेन को जो सा वो ब्लड देने के लिए आपको जो क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाता है, ताकि आपके जो ब्रेन है उसको जो ब्लड लॉस हुआ है उसको क्या हो जाए? आपको ब्रेन को वो ब्लड जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए। ब्रैडिकार्डिया क्यों होता है? क्योंकि आपको बिकॉज ऑफ बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और इरेगुलर ब्रीदिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका जो ब्रेन स्टेम होता है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। तो इसलिए ये ट्रायल जो है वो आपने लाजमी याद रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुशन रिफ्लेक्स जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वो यहाँ पे आ जाता है थेराप्यूटिक हाइपर वेंटिलेशन। यार ये हाइपर वेंटिलेशन ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो जो मैंने भी आपको बताया कि ज़्यादा तो डायलेशन, कम तो वैजो कंस्ट्रिक्शन, जो वैजो कंस्ट्रिक्शन है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कम। ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो सा है वो हम हाइपर वेंटिलेट कर सकते हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम, वैजो कंस्ट्रिक्शन, और इसकी वजह से जो सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाए? थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो ये टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को जो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ये चीज़ जो है वो आपको कहाँ पे ले जा सकती है? आपके ब्रेन इस्कीमिया की तरफ। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर। नॉर्मली जो ऑक्सीजन है वो ब्लड फ्लो जो है वो चेंज नहीं होता नॉर्मली, लेकिन अगर आपका जो ऑक्सीजन है वो लेस देन 50 होना स्टार्ट हो जाए तो आपको अच्छे से पता है कि आपको हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाता है। और हम इसी वजह से जब हम आईसीयू के अंदर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि सेचुरेशन लेस देन 50 ना आ जाए, और जब लेस देन 50 जाती है तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि इसकी कहीं ना कहीं ब्रेन स्टेम डेथ ना हो जाए। और जब ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वैसे ही पेशेंट वेंट पे पड़ा होता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ही और शी इज़ नो मोर। ठीक है, और जैसे ही हम वेंट हटाते हैं तो पेशेंट जो है वो विद इन, और कहीं ना कहीं जो होता है वो जो अटेंडेंट्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स के जो वेंट ऑफ करवा लेते हैं, हटा लेते हैं, और ऑलमोस्ट 1 आवर बाद उनकी डेथ हो जाती है हाइपोक्सिया की वजह से। ठीक है, तो जब ये होता है तो उसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया होता है, वैसोडाइलेशन होती है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर फिर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से आपको जो पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि ब्रेन डेथ हो जाती है। और हाइपोक्सीमिया जो सा होता है वो आपका होता है इंक्रीज सीपीपी ओनली ऑक्सीजन लेस देन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और सी पी पी पोर्शन ये मैंने आपको उसी चीज़ों में पढ़ा दिया है। ऑटो रेगुलेशन वर्सेस मैप अगर हम देखा जाए तो ब्रेन जो सा होता है वो आपका 60 to 160 के बीच में ब्लड फ्लो करता रहता है। अगर इस रेंज से बाहर हो तो आपको पता है कि आईसी ब्लीड हो जाता है। और जो पेशेंट होते हैं ब्लड प्रेशर के वो ऑलमोस्ट जो मेडिसिन है वो यूज़ करते रहते हैं, चाहे एक्सटोर है, चाहे एमओडिप है, चाहे जो भी है वो लाजमी यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, और जो क्रोनिक हाइपरटेंसिव के पेशेंट होते हैं वो जो है ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी अपनी मेडिसिन को जो है वो कंट्रोल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने याद रखना है एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, और वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी से कि अगर आपका ब्रेन का ट्यूमर है, अगर आपको क्लिनिकल इंटीग्रेशन या कोरिलेशन चाहिए, तो अगर याद रखें अगर आपका ब्रेन का ट्यूमर है ना तो उसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आपकी जो परफ्यूजन हो जाती है सेरेब्रल की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर आप हाइपर वेंट कर रहे हैं, हाइपर वेंट आपको शॉर्ट टर्म में तो हेल्प करता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाती है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर शॉर्ट टर्म के लिए कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस्कीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर रिटेंशन की बात की जाए, अगर रिटेंशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वैसोडाइलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका बढ़ जाता है। अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? आपकी वैसोडाइलेशन, और ब्रेन क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है, ब्रेन की स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपके पास इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसके अंदर आपकी ऑफ कोर्स स्ट्रोक है तो आपका जो ब्लड फ्लो हो जाता है वो क्या हो जाता है? आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो कॉर्टेक्स है उसकी जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाते हैं, और पेशेंट ऐसे बिल्कुल पड़ा होता है और आंखें उनकी जो है बिल्कुल साइड पे होती है, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती है। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। वैसे ही
मुझे लग रहा था कि पढ़ाते टाइम या मैं पढ़ते टाइम बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा लंबा सा टॉपिक हो गया। खैर, दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो हम एक तो आई थिंक ये तो इमेजेस हैं, हाँ यहाँ से वाटरशेड जोन से इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट लेंगे। ये फिर आगे बड़ी एनाटॉमी आ गया सारी। थैंक यू।